मंज़िल न्यूज़ का खास कार्यक्रम हमारे शहर हमारे नेताजी में आपका स्वागत है। आज हम हैं कैंट विधानसभा क्षेत्र के विधायक अशोक ईश्वरदास रोहाणी जी के बारे में साथ। हम आपको इस विधानसभा के बारे में सबसे पहले बता देते हैं कि इस विधानसभा में इनसे पहले यानी एक दशक पहले दादा ईश्वरदास रोहाणी जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष भी हुआ करते थे, उसके बाद उनके बेटे इसको निरंतर जीत के साथ दर्ज करते, इस विधानसभा को लगातार जीत के साथ आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। इस विधानसभा की तासीर है कि यहाँ पे लगभग 70% मध्यम वर्गीय और अपर मिडिल क्लास लोग यहाँ निवास करते हैं। और दादा रोहाणी की विरासत इस विधानसभा को कहा जाता है। इसको ये भी कहा जाता है कि कैंट विधानसभा एक ऐसा किला है जिसको जीतने की कोशिश बड़े बड़े नेता कर चुके हैं, बड़े बड़े नाम कर चुके हैं, लेकिन इस किले को नहीं जीत पाए हैं। ये एक गढ़ कहा जाता है, दादा रोहाणी का गढ़ कहा जाता है, भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कहा जाता है। हमारे साथ है अशोक ईश्वरदास रोहाणी जी, उनसे सीधी बात करता हूँ। भाई साहब, 2023 का विधानसभा चुनाव है, कैसे देखते हैं आप इस चुनाव को? क्योंकि इस बार बीजेपी ने भी बड़े फेरबदल किए हैं और चुनाव है, कांग्रेस भी पूरा जोर लगा रही है, कैसा देखते हैं आप इसको? देखिए, हम हर दिन चुनाव लड़ते हैं और 5 साल हम चुनाव के मोड में ही रहते हैं। चुनाव का मोड मतलब हम 365 दिन जनता के बीच में रहने वाले सेवक हैं और लगातार हम जनता के बीच में विकास कार्यों को लेकर और सेवा कार्यों को उपलब्धता हो, ये हमारी 5 साल रहती है। इसलिए हम इसको अभी चुनाव में हम बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं ये नहीं कह सकते हैं, ये सक्रियता हमारी निरंतर जारी रहती है। इसलिए कैंट विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निरंतर 5 साल 365 दिन 24 घंटे 7 दिन सक्रिय रहते हैं। अशोक भैया, सारी विधानसभाओं के अलग अलग फीवर है, अलग अलग वहाँ की डिमांड है, अलग अलग वहाँ के नज़रिए हैं देखने के। आपकी विधानसभा सबलपुर की 4 शहरी विधानसभाओं में सबसे समृद्ध विधानसभा इसको कहा जाता है, समृद्ध विधानसभाओं में इसकी गिनती होती है। फिर भी यहाँ पे लोग निवास करते हैं, क्या कुछ यहाँ के मुद्दे हैं कि जिनको बिल्कुल आप खड़े हैं, जिनके लिए बिल्कुल एड़ी चोटी लगा के खड़े हुए हैं? समृद्ध विधानसभा भी कह सकते हैं, लघु भारत भी कह सकते हैं। यहाँ पर हर वर्ग का, हर समाज का, हर जाति का, अपर क्लास भी है, मिडिल क्लास भी है, सभी प्रकार के लोग यहाँ पर रहते हैं। इसलिए मैं इसको छोटा भारत कहता हूँ। और रही बात मुद्दों की, तो मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ सबसे बड़ा हमारा जो लक्ष्य है कि हम लोगों को शासन की योजनाओं के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहे हैं। और रोजगार का जो एक सबसे बड़ा यहाँ पे मुद्दा था, उसको हमने धीरे धीरे रोजगार मेलों के माध्यम से, लोगों को लोन के माध्यम से, स्व सहायता समूह के माध्यम से, छोटे छोटे उद्योगों के माध्यम से हम आत्मनिर्भर बनाने की तरफ प्रयासरत हैं। और आने वाले समय में ये क्लस्टर के माध्यम से और बड़े हम रोजगार के उद्योग लगाने की तरफ बढ़ रहे हैं। और कैंट विधानसभा में कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि 2 बड़े क्लस्टर आएंगे, जिससे हमारी जो रोजगार की जो समस्या कैंट विधानसभा में, उस पर हम कुछ न कुछ हम काबू पा पाएंगे। अशोक भैया, आपके कैंट विधानसभा में आयुध निर्माणियाँ आती हैं जो देश को आयुध सप्लाई करती है, क्या वही क्लस्टर हैं जिनके माध्यम से यहाँ की जो एक, बल्कि जबलपुर की छोड़ो, बल्कि माफ़ कीजिए, कैंट विधानसभा की छोड़ के, न बल्कि पूरे जबलपुर बल्कि महाकौशल की यहाँ एक रोज़गार की समस्या बड़ी हल हो सकती है? डिफेंस क्लस्टर के अलावा टेक्सटाइल क्लस्टर और टिम्बर का क्लस्टर, ये हमारा लक्ष्य है। और भटोली में बहुत जल्दी हम आने वाले समय में इन क्लस्टरों पर काम हो रहा है और बहुत जल्दी इसका शीघ्र प्रारंभ हम करने जा रहे हैं। और लगभग बहुत सारी इसकी औपचारिकताएं पूरी हो गई और बहुत जल्दी ये क्लस्टर, डिफेंस क्लस्टर तो बहुत हमारे आधारताल क्षेत्र में पड़ता ही हमारा क्षेत्र, उसमें लोगों को रोज़गार भी मिलता है। लेकिन डिफेंस क्लस्टर के साथ साथ ये 2 क्लस्टर भी हमारी विधानसभा में बहुत जल्दी शीघ्र प्रारंभ होने वाले हैं, जिससे लोगों को रोज़गार मिल सकेगा। अशोक भैया, 2018 का चुनाव था, विधानसभा चुनाव, जनता ने आपको अभूतपूर्व मतों से जिताया, एक रिकॉर्ड मतों से आपको जिता के विधानसभा भेजा। और कहीं ना कहीं ये 4-5 मुद्दे थे जिनको लेकर के आप जनता के बीच में गए थे कि मैं ये कराऊँ, ये काम कराऊँगा, ये काम कराऊँगा। क्या वो इन 5 सालों में कहाँ, किस स्टेज पे हैं वो मुद्दे? देखिए, जिन मुद्दों को हम लेकर गए थे, उन मुद्दों में हमें बहुत सफलता प्राप्त भी हुई। सबसे पहला तो ये था कि 15 महीने की कांग्रेस की सरकार में हमें जो विकास कार्य करना थे वो हम नहीं कर पाए।
2 साल हमारा कोविड का गया, लेकिन कोविड में हमने लगातार प्रयास किए। लेकिन ये 1.5 साल जो हमको काम करने मिला, 1.5 साल में हमने प्रयास किया कि हम अधिक से अधिक खेल के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अधिक से अधिक सुविधाएं मुहैया कराएं, और उसमें हम काफ़ी सफल भी हुए हैं। लेकिन हम किसी भी जनप्रतिनिधि को अपने कार्य से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। हमें अभी बहुत कुछ करना है। कैंट विधानसभा में सबसे पहले मैंने आपसे बताया कि शिक्षा, स्वास्थ्य और हमारा खेल, स्पोर्ट्स, ये 3 एस में हम वर्किंग कर रहे हैं। और इसमें हमें रांझी अस्पताल को हमको सर्व सुविधा युक्त बनाना, जिसमें हमने 24 करोड़ रुपए की लागत से 100 बिस्तर का हॉस्पिटल कराया। वो काम चालू हो गया। आने वाले समय में कार्डिक की भी अगर किसी को प्रॉब्लम होगी तो उसको यहाँ तक आते आते जो समय लगता है, उसको वहाँ इतना तो उपचार मिल जाएगा कि वो बच जाएगा। इसी तरीके से उसको सर्व सुविधा युक्त बनाने के लिए हम प्रयासरत हैं। हमने 2 पॉली क्लिनिक स्वीकृत कराए, लगभग 10-10 करोड़ रुपए के। वो महगवा में और बेलहरी में प्रारंभ होने जा रहा है। इसके अलावा हर वार्ड में हमने संजीवनी क्लिनिक प्रारंभ कराए हैं, जो हर वार्ड में काम प्रारंभ हो चुका है। ये हमारा स्वास्थ्य का होगा। शिक्षा के क्षेत्र में हमने 2 CM राइस स्कूल हमारे चालू हो गए। बहुत जल्दी रांझी वाला CM राइस स्कूल का भूमि पूजन होगा, हम उसको प्रारंभ करेंगे। आधारताल का CM राइस स्कूल प्रारंभ हो चुका है। हमको 2 CM राइस स्कूल और चाहिए, जिसको हम बिलहरी में लेंगे एक स्कूल को, और एक सदर में हम CM राइस स्कूल लेंगे। 4 CM राइस स्कूल चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में हमने स्कूलों की बिल्डिंगों को, शासकीय स्कूलों की बिल्डिंगों को अधोसंरचना के माध्यम से मजबूत करने का काम किया, ताकि हमारे बच्चे जो पढ़ें तो वो टपकते हुए पानी में ना हो पढ़ें, मतलब उनको जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट मिले। और इससे हमारे शासकीय स्कूलों की तरफ बच्चों का रुझान भी बढ़ा। ये शिक्षा का हमारा था। हमारा अगला टारगेट रोजगार का है, जिसमें हमने ग्लोबल स्किल पार्क माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया कि इसको JEC में लेकर आएँ। 550 करोड़ रुपए की लागत से जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में 20 एकड़ की ज़मीन पर स्वीकृति मिल चुकी है। बहुत जल्दी 550 करोड़ का वो ग्लोबल स्किल पार्क जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रारंभ होने वाला है, जिससे निश्चित रूप से हमारे रांझी के युवाओं को जो स्किल डेवलपमेंट में जो काम हमारी माननीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, उससे लाभ मिलेगा, और ये आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगा। अशोक भैया, एक बात है कि दिल में भी है और लोगों की जुबान पे भी है कि 2023 का विधानसभा चुनाव है, और तमाम जितनी भी विधानसभा सीटें हैं, लगभग 8 हमारे जबलपुर में 8 विधानसभा सीटें हैं, 4 ग्रामीण, 4 शहरी। इन सब विधानसभा सीटों में कहीं ना कहीं डाउट है कि हार जीत को लेकर के, लेकिन आपकी विधानसभा सीट क्लियर दिख रही है आपके तरफ। फिर वापस अशोक रोहाणी, ये इंटरव्यू आप उस समय भी याद करेंगे जब मैं चुनाव के पहले आपसे ये बात बोल रहा हूँ, चुनाव के बाद भी ये इंटरव्यू आपको याद दिलाएगा कि हाँ, एक बंसल न्यूज़ के रिपोर्टर ने ऐसी बात कही थी। 2023 को लेके कैसा सोचते हैं कि यार ये मेरे को करना ही करना है, ये मतलब जिसके लिए आप जिसे बोलते हैं खंभ ठोक दूंगा, ये काम मैं करके रहूँगा मेरे क्षेत्र के लिए और मेरी जनता के लिए। 2023 को कैसा विज़न लेके चल रहे हैं विकास का? मेरा जो सपना है वो सिर्फ विधानसभा तक अगर मैं बात करूं, तो मैं चाहूँगा कि हमारी विधानसभा में एम्स हॉस्पिटल खुले, हमारी विधानसभा में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम खुले, IIT हमारी विधानसभा में हो। ये हमारा सपना है। और मैं बहुत ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं कर रहा हूँ कि हमने वो सपना जो किया उसको सच करने में हम पूरी ताकत लगा देंगे। और रोज़गार के जो हमारे जो उद्योगी केंद्र हैं वो हमारी विधानसभा में अधिक से अधिक खुलें। और बहुत बड़ी बात नहीं है कि आने वाले समय में भटोली में ये सब आपको देखने को मिलेगा। ये हमारा सपना है, और ये सपना मेरा ऐसा लग रहा है कि पूरा होगा, और इसके लिए हम लगातार प्रयासरत भी थे। आने वाले समय में इसको हम फलीभूत भी करने का काम करेंगे। ये हमारा सपना है। भैया, मैंने मतलब आपके पिताजी की भी इंटरव्यू कई बार की, और दादा की कार्यशैली भी मैंने देखी है। क्षेत्र में किस तरह से लोगों से मिलते थे, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, युवा हो, सबको बाय नेम जानते थे। आप भी उसी राह पे चल रहे हैं। क्या लगता है कैसी पैठ है आपकी जनता के बीच में, लोगों के बीच में, आपके क्षेत्र में, आपके लोगों के बीच में? देखिए, कैंट विधानसभा मेरे को दादा परिवार के रूप में देकर गए। दादा उस परिवार के मुखिया थे। दादा के अचानक जाने के बाद कैंट की जनता मेरी मुखिया बन गई, और मुझे बेटे और भाई के रूप में देखने लगी। और फिर बेटे और भाई का जो कर्तव्य रहता है, दायित्व रहता है कि हम उनके दुख सुख में, वो हमारे दुख सुख में, एक परिवार की भांति हो गए। और वही परंपरा को हमने निभाने का प्रयास किया, और हमें महसूस हुआ कि जनता मुझे बेटे और भाई के रूप में स्नेह और प्यार देती है,
और मेरा भी फिर दायित्व बढ़ जाता है कि मैं भी उस बेटे और भाई का फ़र्ज अपने उन जो मुखिया हैं उनके लिए निभाऊं, उन परिवारों के लिए निभाऊं। इसलिए मैं कोई भेदभाव नहीं करता हूं, जो भी आता है कुछ नहीं पूछता हूं, सिर्फ हमारी विधानसभा का अगर परिवार का सदस्य है उसके लिए हमेशा तत्पर रहता हूं, चाहे वो फिर कार्य कितना भी कठिन हो, प्रयास जरूर करता हूं, बाकी ऊपर वाले पर। दादा से जब भी मिलते थे दादा के मुंह से कुछ लाइनें सुनने को मिला करती थी कि कर रहा है कन्हैया और मेरा नाम हो रहा है। तो दादा ये बहुत गुनगुनाया करते रहे और काफ़ी हद तक उस पर अमल भी किया करते थे। कैसा परिदृश्य देख रहे हैं आप अपनी विधानसभा क्षेत्र का वर्तमान समय में? वास्तव में करते हो तुम कन्हैया, नाम मेरा हो रहा है। और दादा मेरे को जो कार्यकर्ताओं की एक बहुत बड़ी एक टीम देकर गए थे, उन कार्यकर्ताओं की टीम ने मेरे से कंधे से कंधा मिलाकर और एक बहुत बड़े जो रिश्ते बनाकर गए थे, उन रिश्तों ने मुझे ताकत दी है। और वही ताकत मैं सकारात्मक अपनी विधानसभा में विकास कार्यों के माध्यम से, सेवा कार्यों के माध्यम से लगाने का प्रयास करता हूं। इसलिए मैंने आपसे शुरुआत में ये कहा कि हम 5 साल पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी हैं, इसलिए हमको चुनाव के समय पे सिर्फ रिवीजन करना पड़ता है, हम रिवीजन करते हैं। बहुत अच्छी बात की। अशोक भैया, 2023 का विधानसभा चुनाव है, काफ़ी युवा वोटर भी इस विधानसभा चुनाव में इस बार पहली बार अपने मताधिकारों का प्रयोग करेंगे और ख़ासतौर पे आपकी विधानसभा तो पढ़ी लिखी साक्षर भी है। तो ऐसे में कैसे आप युवा मतदाताओं को रिझाएंगे, उनको समझाएंगे? देखिए क्या है कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने युवाओं के लिए जो कार्य किया है, और हमारा अभी जो युवा है वो बचपन से दादा से कापी किताब से लेकर ऊपर तक अभी तक याद करता आता है। तो हमारा वो युवा इस उम्मीद के साथ आने वाले समय में हम उसकी अधिक से अधिक पढ़ाई के मामले में हो, चाहे उसके आने वाले कैरियर के मामले में हो, किस तरीके से मदद कर सकते हैं, इस पे हम काम करते हैं। इसलिए हम समय समय पर हमने युवाओं के लिए पूरी विधानसभा में अभी तक हमने 14 रोजगार मेले लगवाए। उन रोजगार मेलों के माध्यम से हमने बड़ी बड़ी कंपनियों को बुलवाया, उन कंपनियों के माध्यम से उनको प्लेसमेंट देने का काम किया कि उनको इंटरव्यू हो, और तत्काल हमने ज्वाइनिंग लेटर भी दिए। साथ ही उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत बहुत सारे लोगों को हमने रोजगार अपना प्रारंभ करने के लिए लोन दिलाने का काम किया। ऐसे बहुत सारे हमने नवाचार किए जिससे हमारा युवा हमसे लगातार जुड़ा रहा, और आने वाले समय में युवाओं को और अधिक से अधिक कैसे वो रोजगार कर सकें, इसके लिए लगातार कैरियर गाइडेंस के माध्यम से बहुत सारे ऐसे हमने सेमिनार भी लगवाए, और उसका मेरे को बहुत अच्छा परिणाम भी मिला कि बहुत सारे लोगों को लोन के माध्यम से हो, चाहे अपना उद्योग प्रारंभ करने के माध्यम से हो, बहुत सारे आत्मनिर्भर युवा बने हैं। तो वो युवा को रिझाना नहीं, युवा तो हमसे जुड़ा हुआ है। ये आखिरी सवाल आपसे कर रहा हूँ अशोक भैया, ये तो रही विधानसभा क्षेत्र की बात, लोगों की बात, आपकी बात। कहते क्या है, ये कई चुनाव, सारे चुनावों में यही स्थिति रहती है कि जब उम्मीदवार का नाम तय हो जाता है पार्टी की तरफ से तो पूरा संगठन उसके लिए काम करता है। तो बीजेपी का संगठन बहुत छोटे स्तर से काम करता है, पन्ना प्रभारी, फिर बूथ प्रभारी, फिर उसके बाद ऊपर। तो कैसे देखते हैं आप इस पूरे संगठन को, तैयारियों को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी संगठन मध्य प्रदेश का संगठन पूरे देश में जाना जाता है। वो श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे जी का गढ़ा हुआ यह संगठन आज पन्ना प्रभारी, पेज प्रभारी से लेकर और कार्यकर्ता के रूप में काम करता है। और हमारी विधानसभा में उसी पन्ना प्रभारी, पेज प्रभारी को दादा ने हमको बनाकर दिया था। हमने पूरा प्रयास किया है कि हम अपने कार्यकर्ता पन्ना प्रभारी, पेज प्रभारी पर काम फोकस करके एक एक पन्ना प्रभारी को 30 वोट 60 वोट को लेकर जो नीचे लेवल तक काम करता है उस पर काम करने के लिए प्रयास किया। और हमारा लक्ष्य है कि पिछली बार हमको अगर 57% वोट जनता का मिला है तो इस बार कम से कम 65% वोट भारतीय जनता पार्टी को कैंट विधानसभा मिले, यह हमारा लक्ष्य है। इसलिए हमारा कार्यकर्ता मैदान में है, और मैदान में तो हमेशा रहता है काम के लिए, लेकिन अभी चुनावी मैदान में पूरी तरह से कूद चुका है और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है। अशोक भैया, क्या पिछला अपना ही रिकॉर्ड तोड़ेंगे इस बार? जनता का जो आशीर्वाद मिलेगा स्वीकार करना पड़ेगा, और जनता वास्तव में बहुत स्नेह और प्यार करती है। हमारा लक्ष्य ये है कि हम राजनीति में
विरासत में अगर लोग मुझसे बोलते हैं कि हमको राजनीति मिली है, तो मैं इसको दूसरे तरीके से लेता हूँ कि विरासत में हमको सेवा मिली है, और उस सेवा को, विरासत में जो मिली है उस सेवा को कितना आगे बढ़ा सकते हैं, उसके लिए सभी कार्यकर्ता काम करते हैं। एक बात और मैं आपको बता दूं कि हम एक बार बार ये कहते हैं कि हम दादा नहीं बन सकते हैं, लेकिन हम दादा की लाइन पर चलकर उनकी लाइन को बड़ा करने का काम हमारा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का कर रहा है। हमारा यही लक्ष्य है कि दादा की लाइन को बड़ा करें, दादा की लाइन पर चलकर दादा की लाइन को आगे बढ़ाएं। तो ये बड़ी बात करते हैं की है अशोक ईश्वरदास रोहाणी जी विधायक जी ने। साथ में ये भी कहना है कि दादा ने जो संस्कार दिए हैं उन संस्कार का निर्वहन कर रहे हैं। और एक बड़ी बात ने कहा है कि राजनीति जिसे बोलते हैं कि फादर राजनीति में थे फिर बेटा राजनीति में, तो ये राजनीति की परिदृष्टि बदल रहे हैं कि कोई खानदानी राजनीति नहीं, एक सेवा का भाव मिला है, एक सेवा मिली है जो पिताजी से अब ये कर रहे हैं सेवा, यानी दादा ईश्वरदास रोहाणी जो सेवा किया करते रहे वही सेवा का भाव अशोक ईश्वरदास रोहाणी के अंदर, वही सेवा को पिता की यादों के साथ इसी को लगातार आगे बढ़ाते हुए ले जा रहे हैं। कैमरामैन सुरेंद्र पटेल के साथ अमित सोनी, बंसल न्यूज़, जबलपुर।